नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं थाने में एफआईआर कैसे दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में किस तरह से चार्जशीट बनाई जाती है, किस तरह से चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है, किस तरह से कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है और अंत में किस तरह से जजमेंट आपको फेस करना होता है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं एसके खंडेला, आप देख रहे हैं लीगल बाबा खंडेला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब कोई पीड़ित व्यक्ति थाने पर आकर के एक रिपोर्ट देता है कि सर मेरे साथ में ये घटना घटित हुई है, ये अपराध हुआ है, तो थाने का जो बाहर साधक अधिकारी है यानी एसएचओ, सबसे पहले उसकी रिपोर्ट को देखा जाता है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है तो प्रथम दृष्टया जांच के अंदर कोई ऐसा प्रतीत होता है कि कोई घटना कारित हुई है तो 54 सीआरपीसी के तहत आपकी एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। और यदि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है तो आपकी एक परिवाद दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। यदि उसने कोई जमानती अपराध किया है तो थाने पर ही जो है जमानत मुचल के भरवा करके उसको थाने से ही जमानत दे दी जाती है। और जब चालान पेश करने की तारीख आती है तो उसमें कोर्ट के अंदर उपस्थित होने के लिए उसको पाबंद कर दिया जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस जांच करती है। जो पीड़ित होता है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसके 161 के बयान लिए जाते हैं। उसको पुलिस साथ लेकर के जहां पर घटना कारित हुई है उस घटना स्थल के ऊपर जाकर के नक्शा मौका बनाया जाता है। उसके जो और स्वतंत्र गवाह है, उसके घर के मेंबर है या कोई और जो गवाह है, उसके सबके 161 के तहत बयान दर्ज किए जाते हैं। अगर पीड़ित के कोई चोट लगी होती है तो उसका मेडिकल मुआयना करवाया जाता है। अगर उससे कोई सामान बरामद होता है तो उसकी बरामदगी बनाई जाती है। कोई चीज जब्त होती है, कोई हथियार जब्त होता है तो उसकी जब्ती बनाई जाती है। इस तरह से कई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और एक फाइल तैयार की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर उसने कोई अजमानती अपराध किया है तो धारा 57 सीआरपीसी के तहत 24 घंटे के अंदर उसको संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के द्वारा पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में या तो आईओ या पुलिस के द्वारा उसकी पीसी रिमांड मांग लिया जाता है जो अधिकतम 15 दिन का होता है, या पीसी रिमांड नहीं मांगा जाता है तो मजिस्ट्रेट उसका जो वकील होता है उसके द्वारा उसकी जमानत लगाई जाती है। और जमानत अगर जंप हो जाती है तो उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा जेल भेज दिया जाता है। अगर आरोपी जेल में है और उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा जो है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल से ऊपर की सजा के जो अपराध है वो उन्होंने किया है, और पुलिस जो है उसको 90 दिन की अवधि का समय होता है चार्जशीट दाखिल करने का। अगर उसने 10 वर्ष से कम अवधि का अपराध किया है तो 60 दिन के अंदर पुलिस जो है वो चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करेगी। नहीं तो जो मुलजिम होता है उसको जमानत लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और अगर मुलजिम जो है वो जेसी से बाहर है यानी जेल से बाहर है या जमानत पे है या फरार है तो पुलिस चार्जशीट कभी भी दाखिल कर सकती है। चार्जशीट जो होती है वही चार्ज की जो फाइल होती है जो पुलिस के द्वारा तैयार की जाती है और ये 173 सीआरपीसी के तहत कोर्ट के अंदर पेश की जाती है। चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट के अंदर आपके ऊपर आरोप फ्रेम किए जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आपको इन धाराओं के अंदर आपने ये अपराध किया है, ये चीज मेरे संज्ञान में आई है, आपने इन धाराओं में ये अपराध किया है। तो आरोपी का जो वकील होता है वो आर्गुमेंट करता है उन आरोपों के ऊपर कि ये जो धाराएं हैं ये पुलिस के द्वारा गलत तरीके से लगाई गई है, इनको आप हटाया जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब को अगर ऐसा लगे कि ये धाराएं गलत लगाई गई है पुलिस के द्वारा तो वो धाराओं को कम भी कर सकता है। इसके बाद जज साहब आपसे पूछते हैं कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, क्या आप ये आरोप आप स्वीकार करते हैं? तो आपको अपने वकील के मार्फत मना करना होता है। इसके बाद में आप जो है वो ट्रायल फेस करने के लिए कहते हैं और इसके बाद में जो आपकी फाइल है वो ट्रायल के अंदर चली जाती है। फिर जो है कोर्ट के अंदर ट्रायल चलती है, अलग अलग तारीख पेशी पड़ती है। सबसे पहले जो पीड़ित होता है उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। पीड़ित की तरफ से अगर कोई गवाही दे रहा है तो उनके बयान दर्ज होते हैं। नक्शा मौका जहां बनाया गया है वहां आईओ के बयान होते हैं। अगर मेडिकल करवाया गया तो मेडिकल ऑफिसर के भी बयान होते हैं। और सबसे अंत में जो होते हैं वो होते हैं सभी के बयान होने के बाद सबसे अंत में होते हैं मुलजिम के बयान। मुलजिम के बयान दर्ज होने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब आपसे कहते हैं कि अगर आपकी तरफ से भी कोई गवाह है, कोई सबूत है तो आप कोर्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप कोर्ट के समक्ष वो रख सकते हैं आपके बचाव के लिए। ट्रायल के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से जो भी गवाह पेश किए जाते हैं उन गवाहों से आरोपी का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। कई महीनों तक, कई सालों तक ट्रायल चलने के बाद में जब ट्रायल पूरी हो जाती है तो आपके ऊपर अंतिम जजमेंट दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर आपके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाता है। सबूतों के अभाव में आरोप साबित नहीं होते हैं तो कोर्ट के द्वारा आपको बरी कर दिया जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अपराध यदि किसी महिला के साथ में होता है, जैसे 375 है, 376 है या 354 है, तो ऐसी घटना होती है तो जो महिला है उसके 164 के बयान दर्ज करवाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, और उसका जो बयान दर्ज होते हैं वो किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति आता है और एफआईआर दर्ज करवाता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में जब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह पता चलता है कि इन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो झूठी है, कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, कोई गवाह नहीं मिल रहे हैं, पुलिस या इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है अपनी रिपोर्ट जब कोर्ट के अंदर पेश करता है तो वो उसके अंदर एफआईआर लगा देता है, फॉल्स रिपोर्ट दाखिल कर देता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी मामले के अंदर आरोपी को सजा होती है तो आरोपी को माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों एफआईआर दर्ज होने से लेकर के जजमेंट तक की जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।